BEE में एक नया टाइप का क्वेश्चन की वैरायटी के लिए एक कंसेप्ट देखेंगे। करंट डिवीजन का, कोई भी पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं आज। ठीक है, डिवीजन ऑफ करेंट्स, डिवीजन ऑफ करेंट्स इन पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, इन पैरेलल सर्किट्स कि कोई भी पैरेलल सर्किट में करंट का जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है। डिवीजन ऑफ करेंट्स इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो सिंपल एक छोटा सा सर्किट ले रहा हूँ मैं, 2 ब्रांच का पैरेलल सर्किट ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2। ठीक है, यहाँ पर 2 रजिस्टर, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स V के साथ है। इसमें फ्लो होने वाला करंट I है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें सपोज क्या हो रहा है I2। ठीक, आपके सिलेबस में ये ऐसा मेंशन कहीं पर नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं कहीं पर सर्किट एनालिसिस करते समय कोई भी थ्योरम के दौरान ये यूज़ हो जाता है। इस कारण मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली लूँगा, इसका मोर डिटेल थ्योरी वगैरह मैं नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिंपल एक पैरेलल सर्किट है। ठीक है, कि कोई भी पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीज़न कैसे होता है और उस करंट की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक पैरेलल सर्किट है जिसमें 2 रजिस्टर यूज हुआ है, एक R1 है, दूसरा क्या है R2। 2 रजिस्टर R1 और R2 दोनों किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके अक्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज क्या लगा है V। ठीक है, सपोज इस एक्सटर्नल वोल्टेज V के कारण उसमें क्या करंट का फ्लो हो रहा है, I करंट का फ्लो हो रहा है। ये I करंट है वो इस एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण फ्लो हो रहा है, और फ्लोइंग करंट है वो इस पर्टिकुलर नोड A पे आएंगे। इस पर्टिकुलर नोड A पर 2 पाथ मिल रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर नोड A पर 2 पाथ मिल रहे हैं, जिसमें से एक पाथ है उसका रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है वो R1 है, दूसरे पाथ पर जो कनेक्टेड रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है R2। यहाँ पर दो पैरेलल आर्म्स हैं। दोनों पैरेलल आर्म्स में एक में मैंने I1 करंट माना है, दूसरे में क्या करंट मान लिया है I2। करंट इस पर्टिकुलर 2 पाथ पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड करंट की वैल्यू कौन से पाथ पे लार्जर होगा और कौन से पाथ पर स्मॉलर होगा, ये डिपेंड्स करता है वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये। तो R1 में ज़्यादा होगा कि R2 में ज़्यादा होगा, वो इस दोनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पर डिपेंड करता है। जिस पर्टिकुलर पाथ की रेजिस्टेंस वैल्यू है वो स्मॉलर होंगे, उसमें लार्जर अमाउंट के करंट का फ्लो होगा। बट जिस पर्टिकुलर पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो स्मॉलर होंगे, उसमें लार्जर करंट, और लार्जर रेजिस्टेंस वाले पाथ पे स्मॉलर अमाउंट के करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट इस पर्टिकुलर 2 पाथ 2 पॉइंट इस पर्टिकुलर नोड से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे I1 I2। सपोज दिस नोड इज B, और इस नोड पे आकर ये करंट I1 और दूसरा करंट I2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और दोनों का एडेड फॉर्म ही रिजल्टेंट करंट I के फॉर्म में इसमें फ्लो होगा। ठीक है, ये पैरेलल है। तो मुझे अगर मेन सोर्स करंट I अगर पता है, सपोज ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज द फ्लोइंग करंट इज करंट I, अगर मुझे इस मेन करंट I की वैल्यू पता है तो आसानी से मैं इसमें फ्लो होने वाले करंट I1 और I2 की वैल्यू को मैं करंट डिवाइडर रूल से क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये I1 करंट है वो डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में अपन का नहीं है, कहीं कहीं पर यूज़ होगा इसलिए ले रहा हूँ। तो I1 जो करंट है वो क्या हो जाएंगे, सोर्स करंट I इनटू इसका क्या होगा, इनटू जिस ब्रांच में फ्लो हो रहा है उसकी कंडक्टेंस।
तो रेजिस्टेंस आर और कंडक्टेंस एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सपोज रजिस्टर R1 की बात करो तो R1 की रेजिस्टेंस है वो R1 की ही कंडक्टेंस का क्या होगा, उल्टा होगा। तो R1 इक्वल टू 1/G1 या फिर G1 इक्वल टू 1/R1। कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ आर रेसिप्रोकल और बोथ आर अपोजिट प्रॉपर्टी। दोनों एक दूसरे का मैथमेटिकली अपोजिट भी होता है और दोनों की जो थ्योरेटिकली प्रॉपर्टी भी होती है वो भी क्या होती है, अपोजिट होता है। तो R1 इक्वल टू 1/G1 बोलो, चाहे G1 इक्वल टू 1/ क्या होगा, R1। वैसे ही R2 के बीच के देख लेते हैं, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/G2 या फिर G2 इक्वल टू 1/R2। ये है। तो किसी भी पैरेलल पाथ पे फ्लो होने वाला जो करंट जो होगा, सोर्स करंट, वो करंट है पर्टिकुलर इस पाथ पे फ्लो होने वाला करंट है वो I1 जो होगा सोर्स करंट इनटू इसके खुद का कंडक्टेंस। खुद का कंडक्टेंस क्या है इसका, G1। इसके खुद का कंडक्टेंस G1 डिवाइडेड बाय इन दोनों पैरेलल सर्किट का, मतलब इस कंप्लीट सर्किट का कंडक्टेंस। कंप्लीट सर्किट का कंडक्टेंस क्या होंगे, सॉरी 1/G1 नहीं होगा, इसका खुद का कंडक्टेंस होगा डिवाइडेड बाय कंप्लीट सर्किट का कंडक्टेंस G1 प्लस G2 इंटू G1 होंगे। ठीक है, 1/R1 रह जाता है। ठीक है, तो G1 होगा I1, I इंटू G1। अगर आपको कंडक्टेंस पता है, इस पर्टिकुलर पाथ का कंडक्टेंस पता है, इसका भी कंडक्टेंस पता है और सर्किट में टोटल करंट I की वैल्यू पता है, तो आसानी से इस फार्मूले से उसमें I1 अमाउंट का जो करंट फ्लो होगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो I इंटू G1 डिवाइडेड बाई G1 प्लस क्या होगा, G2। G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, G1 के जगह में क्या होगा 1/R1, G2 के जगह में क्या होंगे, 1/R2 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, I डिवाइडेड बाई ये R1 हो जाएगा, इसका होल डिवाइडेड बाई इसका गुना इसके साथ, तो ये R2 प्लस इसका गुना इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का गुना R1 इंटू R2। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर को मैंने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट के न्यूमरेटर का गुना सेकेंड के डिनोमिनेटर के साथ प्लस सेकेंड के न्यूमरेटर का गुना फर्स्ट के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 दोनों का गुना। ठीक है, I डिवाइडेड बाई R1। अब इन दोनों का क्या होगा, ये R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाई R1 इंटू क्या होगा R2। ठीक है, ये R1 और R1 कैंसिल होगा और ये R2 पर जाकर मल्टीप्लाई होंगे, तो I इंटू क्या होगा R2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये हो जाएंगे I1। तो ये हमेशा के लिए फार्मूला बन गया। तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसमें करंट डिवाइडेड वैल्यू निकल गया I1, मतलब उस R1 रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट है वो सोर्स करंट इंटू R2 अब डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, सोर्स करंट I अपन को पता है, यहाँ का करंट निकालना है I1, तो सोर्स करंट I इंटू इसका रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ का करंट निकाल रहे हैं तो यहाँ का रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब इसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस। सोर्स करंट I इंटू इसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ऐसा हो रहा है। देख लो, सोर्स I1 करंट इक्वल टू क्या हो रहा है, सोर्स करंट I इंटू उसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में दो ही रेजिस्टर है तो दोनों का सम R1 प्लस R2। सामने वाले रेजिस्टेंस मतलब उसके अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस के फॉर्म में होगा तो ये फार्मूला यूज़ करना, अगर आपको कंडक्टेंस के फॉर्म में ले रहना है तो ये वो यूज़ करना। ठीक है, समझ में है, तो ये हो गया। ठीक है, नाउ दिस सेकेंड अनदर उसकी ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स करंट इनटू उस ब्रांच का
कंडक्टेंस जिसमें हम करंट निकाल रहे हैं, तो सेकेंड ब्रांच में निकाल रहे हैं तो उसका कंडक्टेंस G2 है, डिवाइडेड बाय ओवरऑल सर्किट का कंडक्टेंस क्या होगा, G1 प्लस G2। क्लियर हुआ। तो I2 इक्वल टू सोर्स करंट इंटू उस ब्रांच का कंडक्टेंस जहां पे हम करंट निकाल रहे हैं, तो G2 उसी में निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय G1 प्लस G2 दोनों का टोटल कंडक्ट। G2 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/R2 होल डिवाइडेड बाय R1 मतलब 1/R1, G1 मतलब 1/R2। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो I डिवाइडेड बाई क्या होगा, R2 होगा, इसका गुना इससे तो R2 प्लस इसका गुना इससे R1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में गुना R1 इंटू R2। ये R2 और ये R2 कैंसिल हो जाएगा, बचा उसका गुना न्यूमरेटर से कर दो तो I इंटू R1 होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस क्या होगा R2। I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस क्या हो जाएंगे R2 हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट जो होगा, ठीक है, सोर्स करंट इंटू फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो ये करंट डिवाइडर रूल से अपन क्या निकाल लिए, दो ब्रांचेस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को देख लिया। ये तो सिर्फ दो पैरेलल ब्रांच का था। अब देख लेते हैं कि अपन तीन पैरेलल ब्रांच के केस में क्या होंगे उसको। ठीक है, तो तीन पैरेलल ब्रांच के केस में अपन देख लेते हैं। तीन पैरेलल ब्रांच के केस में सर फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक हो गया, ये दो ब्रांच हो गया और ये हो गया अपन का तीन ब्रांच। ठीक है, तीन ब्रांच है, तीनों ब्रांच है वो एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, सिंगल वोल्टेज सोर्स, सपोज दिस इज V and due to this V the main current flowing through this circuit is I, this is node A and this is node B and at node A there is three path, तीन पाथ मिलेगा, तीन पाथ मिलेंगे। सपोज रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर इज R1, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर इज R2 and resistance value of this resistor is R3. At this point this main current is divided into three part. Suppose flowing current through this R1 is I1, this current I2 and this current will be I3. Now the all incoming current will be added and resultant current flowing through this point B. ठीक, ये होगा। अब क्वेश्चन वाले ने अगर आपको मेन करंट सोर्स करंट I आपको दिया है, अगर पता है, किसी केस में अगर आपको इस R1 में फ्लो होने वाला करंट निकालना पड़ जाए, किसी सर्टेन कंडीशन में सेकेंड पैरेलल आर्म R2 पे फ्लो होने वाला करंट निकालना पड़ जाए, किसी सर्टेन केस में आपको थर्ड पैरेलल आर्म R3 पे फ्लो होने वाला करंट निकल जाए, तो उस केस में क्या होगा, फ्लोइंग करंट I1 जो होंगे, I1 जो होगा मेन करंट मतलब I इंटू उसका कंडक्टेंस जहाँ पे हमें करंट निकालना है। तो कहाँ का कंडक्टेंस, R वाले ब्रांच का, तो यहाँ का कंडक्टेंस क्या होगा G1 डिवाइडेड बाय सर्किट का कंप्लीट कंडक्टेंस, तो ये G1 प्लस क्या होंगे G2 प्लस क्या होंगे G3 होगा। अगला हम सेकेंड ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट R2 पे फ्लो होने वाला करंट निकालना है। अगर R2 पे फ्लो होने वाला करंट क्या है I2 है, तो मेन करंट इनटू उसके सेकेंड ब्रांच का कंडक्टेंस G2 डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल कंडक्टेंस G1 प्लस G2 प्लस G3, सर्किट का टोटल कंडक्टेंस। I3 इक्वल टू क्या होगा, सोर्स करंट I इनटू उसके थर्ड वाले ब्रांच का करंट, थर्ड वाले ब्रांच का करंट I3 G3 डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल कंडक्टेंस G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगर मुझे फर्स्ट आर्म पे कंडक्टेंस पता है तो फ्लोइंग करंट I1 निकल जाएगा, सेकेंड आर्म का कंडक्टेंस पता है तो फ्लोइंग करंट मैं I2 निकाल सकता हूँ,
थर्ड नंबर के आर्म का कंडक्टेंस अगर मुझे पता है तो उसमें फ्लोइंग करंट की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ये 3 पैरेलल आर्म में करंट का डिवीजन कैसे होगा और उसकी वैल्यू है। रही बात कौन से आर्म में कितने अमाउंट में करंट फ्लो होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर आर्म की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी। जिस ब्रांच की कंडक्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा अमाउंट में करंट का फ्लो होगा, जिस ब्रांच का कंडक्टेंस है वो कम रहेंगे उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम होगा। ठीक है, अब इसको अगर और रेजिस्टेंस के टर्म में अगर मैं सीधा सीधा लिख दिया हूँ, डेराइवेशन नहीं, क्योंकि आपके इसमें ये है ही नहीं, कहीं कहीं पर यूज होगा, इस कारण बता रहा हूँ। तो आई कंडक्टेंस को अगर लिखना चाहे तो 1/R1 लिख सकते हैं। G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1, G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R2, G3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R3। ठीक है, ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा, कहीं पर अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा मेरे को। तो ये R2 इंटू R3 आएगा होल डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है, प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है, ये होगा। तो सर्किट में उस पर्टिकुलर R1 पाथ पे फ्लो होने वाले करंट और इनटू क्या हो जाएगा ये I, ठीक है, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब देखने से क्या पता चल जा रहा है कि मेन सोर्स करंट है इनटू उस पर्टिकुलर ब्रांच को छोड़कर अनदर ब्रांच के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। R1 ब्रांच पे निकाल रहा हूँ तो R1 छूट गया है यहाँ पर, तो R2 इंटू R3 उन दोनों रिमेनिंग ब्रांच के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रांच के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड इंटू थर्ड ब्रांच के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस थर्ड एंड फर्स्ट ब्रांच के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इस टाइप से निकाल। तो जिस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आप निकाल रहे हैं उसी पर्टिकुलर ब्रांच का आपका क्या बचेगा, आपका उसमें फ्लो होने वाले उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू काउंट नहीं होंगे, बाकी का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सेकेंड I2 के लिए अगर निकालें तो मेन करेंट I, G2 मतलब 1/R2 होगा, G1 मतलब क्या होगा 1/R1, G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R2, G3 इक्वल टू 1/ क्या होगा R3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे पूरा वैल्यू इसका रेशियो को, तो I मेन करेंट इंटू R1 इंटू क्या होगा ये R3, I2 निकाल रहे हैं तो सेकेंड ब्रांच का रेजिस्टेंस छूट जाएगा, बाकी सब आएंगे R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ठीक है, मेन करेंट I इंटू G3 मतलब 1/R3, G1 इक्वल टू 1/R1 प्लस G2 इक्वल टू 1/R2, G3 इक्वल टू 1/R3। I मेन करेंट अब ये हो जाएगा I1 इंटू I1 नहीं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू I1। क्लियर हुआ? तो ये आपका 3 पैरेलल आपका डिवाइडर जो सर्किट है, करंट डिवाइडर जो सर्किट है, उसमें कोई भी अगर सोर्स करंट पता है, पैरेलल आर्म्स के रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, तो आसानी से हम उसके किसी भी ब्रांच पर फ्लो होने वाले करंट को हम इस पर्टिकुलर करंट डिवाइडर रूल से हम क्या कर सकते हैं, निकाल ले सकते हैं। तो अगर कंडक्टेंस के फॉर्म में करोगे तो उसी ब्रांच का कंडक्टेंस काउंट होगा, सोर्स करंट इनटू कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द करंट। जिस ब्रांच का हम निकाल रहे हैं उसी का कंडक्टेंस काउंट होगा डिवाइडेड बाय पूरे कंप्लीट सर्किट का कंडक्टेंस, उसमें पैरेलल आर्म में टोटल कंडक्टेंस कितना है अगर कंडक्टेंस के फॉर्म में लो। अगर आप रेजिस्टेंस के फॉर्म में लोगे तो वही होगा मेन करंट इनटू उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को छोड़कर रिमेनिंग ब्रांच के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R1 R2 R2 R3 R3 R1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट डिवाइडर रूल। थोड़ा सा वोल्टेज डिवीज़न कि अगर कहीं का हमें वोल्टेज पता है तो उस पर्टिकुलर केस में किसी भी ब्रांच का वोल्टेज को हम
कैसे डिवीज़न रूल से निकालते हैं उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल देख लेते हैं हम थोड़ा सा, कि वोल्टेज का डिवीज़न है वो किसी भी सर्किट में किस बेस पर होता है। ठीक है, तो उसका भी मैं बस कॉन्सेप्ट बस को बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे निकालना है उसको। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल आपका, उसी को हम पोटेंशियल डिवाइडर रूल बोलते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि पोटेंशियल का डिवीज़न या फिर वोल्टेज का, जैसा कि करंट डिवीज़न हमने पैरेलल सर्किट में लिया, क्योंकि करंट का जो डिवीज़न है वो ओनली किस में होगा, पैरेलल सर्किट में ही होंगे। सीरीज सर्किट में करंट का डिवीज़न नहीं होगा। तो आप सोचे हो, आप दिमाग अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर्किट ने सिर्फ सर्किट में सर ने क्यों लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ध्यान ये रहे कि करंट का जो डिवीज़न होता है वो ऑलवेज किस में होता है, पैरेलल सर्किट में ही होता है। सीरीज सर्किट में करंट का डिवीज़न नहीं होता। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में ऑलवेज उस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो जस्ट वोल्टेज है वो जस्ट अपोजिट है। कैसे? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो पैरेलल के केस में ऑलवेज सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, बट करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। बट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन the voltage or potential is divided in every element of the circuit। ठीक है, तो अप्लाइड जो वोल्टेज होता है, हर एक वोल्टेज है वो सीरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट पैरेलल के केस में वो सेम होता है। तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल या फिर पोटेंशियल डिवाइडर रूल के बारे में देख लेते हैं कि जहाँ पर क्या है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है और उस सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज फॉर्म में डिफरेंट क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या है, कनेक्टेड है। तो हर एक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सिंपल अपन थ्योरी, ज़्यादा डिटेल इसका डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आपको रूल बस समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर, ठीक, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, करंट डिवीजन पहला सर्किट देखें तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो होता है सीरीज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक सर्किट है, सपोज इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, R2 है। ठीक है, और ये कंप्लीट जो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन एक वोल्टेज सोर्स के साथ है। तो सपोज अक्रॉस दिस सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज V, तो इस सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू क्या है, V। ठीक है, आप सबको पता है कि वोल्टेज का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो सपोज इस V वोल्टेज के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, I होगा। जैसे ही I करंट का फ्लो होंगे इस R1 रजिस्टर पर एक वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो सपोज वोल्टेज ड्रॉप एट R1 रजिस्टर इज V1 एंड वोल्टेज ड्रॉप एट R2 रजिस्टर इज V2। तो सपोज क्या है, R1 पर वोल्टेज का ड्रॉप है वो V1 है, R2 पे वोल्टेज का ड्रॉप अगर V2 है, तो हमें V1 और V2 की वैल्यू कैसे निकालना है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने यहाँ पर दो रजिस्टर लिया, एक को R1 और दूसरे को R2 लिया। इन दोनों रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक सिंगल एक्सटर्नल वोल्टेज V लगा दिया। ठीक है, इस एक्सटर्नल वोल्टेज V के कारण इसमें एक करंट I फ्लो होंगे। फ्लोइंग जो करंट है वो दोनों रजिस्टर पर सेम होगा क्योंकि सीरीज फॉर्म में है। तो यही I जो करंट है वो R1 में भी फ्लो होंगे, यही I करंट है वो R2 में भी फ्लो होगा। जैसे ही I अमाउंट के करंट का फ्लो इस R1 में होगा, I अमाउंट के करंट का फ्लो R1 में होने से इसके अक्रॉस एक वोल्टेज V1 डेवलप हो जाएंगे। I अमाउंट का करंट सेम करंट इस R2 में फ्लो होंगे, R2 में फ्लो होने से इसमें क्या होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा, उसकी वैल्यू क्या होंगे, V2 होंगे। ठीक है, तो इस अप्लाइड वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन यहाँ पर एम्पियर होगा, कुछ फ्रैक्शन है वो यहाँ पर एम्पियर होंगे।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में कोई भी सर्किट में ऑलवेज वोल्टेज का डिवीजन होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। उसी की बात, तो हम इस V1 की वैल्यू हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी हम डेराइवेशन सेक्शन में नहीं जाएंगे, सीधा मैं फोकस करूंगा इसके रूल पर। तो मुझे आपका इस पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू निकालना है R1 पे वोल्टेज, मतलब इस V1 वोल्टेज के कारण इसमें I करंट फ्लो हुआ, और I करंट के फ्लो होने से इस R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उस डेवलप्ड वोल्टेज ड्रॉप या फिर उस पोटेंशियल को मैंने V1 से नोट किया, V1 से डिनोट किया, और V1 की वैल्यू क्या होंगे, सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज मतलब जो मेन वोल्टेज है, इस कंप्लीट सर्किट में मेन वोल्टेज क्या है, V है, V वोल्टेज इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, R1 के अक्रॉस, तो R1 की ही अक्रॉस निकालना है, तो क्या है, उसी का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R1 सोर्स वोल्टेज इंटू R1 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस क्या हो जाएंगे, R2। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर मुझे इस सर्किट में अगर एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू पता है, इस R1 की वैल्यू पता है, तो आसानी से इस R1 पर कितने अमाउंट में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा उसको आसानी से निकाल सकता हूँ। तो सोर्स वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द वोल्टेज, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उस पॉइंट का रेजिस्टेंस जिस पॉइंट का हम क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज इंटू R1 यहाँ का निकाल रहे हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, 3 रहता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रजिस्टर R2 है, R2 के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को मैंने V2 माना है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज V इंटू इसका रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, सोर्स वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच वेयर वी आर कैलकुलेटिंग दी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया, कोई भी सीरीज कनेक्टेड जो एलिमेंट्स हैं उसमें वोल्टेज क्या होता है उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो V1 इक्वल टू V टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, और V2 इक्वल टू V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये रहा अपन का वोल्टेज डिवाइडर रूल दो एलिमेंट के। अगर मान लीजिए इसी को मैं तीसरे एलिमेंट के लिए भी निकाल दूं तो ऐसी होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सपोज यहाँ पर R1 है, इसके साथ एक और रजिस्टर लग गए वो R2 है, इसके साथ एक और रजिस्टर लग गया वो क्या है, R3 है। ठीक है, तो सपोज इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को क्या ले लेता हूँ मैं अपने तरफ से, V ले लेता हूँ। सपोज V है ऐसा, तो इस वोल्टेज V वोल्टेज, इसके कारण इसमें टोटल करंट I फ्लो होगा। ऐसे I करंट फ्लो होने से इस R1 के क्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होंगे। सपोज दिस इज V1 वोल्टेज, ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट I, a voltage drop, a potential is developed across this resistor R2 is suppose V2 and again across R3 is suppose V3। R3 पर V3 है, R2 पे V2 है, R1 पे V1 है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होंगे, V1 जो वोल्टेज जो होगा वो सोर्स वोल्टेज V इनटू इसका रेजिस्टेंस जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वोल्टेज, तो R1 V इंटू R1 डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ, तो सोर्स वोल्टेज इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस जहां हमें वोल्टेज निकालना है डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कोई चौथा R रहता तो प्लस R4 भी लेते, लेकिन याद ये रखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में ऑलवेज हम उसी रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे जिसका यहाँ पर वोल्टेज हमें निकालना है। तो R1 का वोल्टेज निकालना है, इसी कारण से R1 लिया। करंट डिवाइडर रूल में उल्टा हो रहा था।
जिस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट निकाल रहे थे उसका रेजिस्टेंस काउंट ना हो करके उसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच। V2 इक्वल टू क्या होगा, सोर्स वोल्टेज V इंटू उस ब्रांच का उस रेजिस्टेंस जहाँ पे वोल्टेज निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3। V3 इक्वल टू क्या होगा, सोर्स वोल्टेज V इंटू R3 डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होंगे। ठीक है, तो ये V1 हो गया R1 के अक्रॉस वोल्टेज, ये V2 हो गया R2 के अक्रॉस वोल्टेज, ये V3 हो गया R3 के अक्रॉस वोल्टेज। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से किसी भी एलिमेंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर सर्किट में अप्लाइड टोटल वोल्टेज की वैल्यू हमें नोन हो और उस ब्रांच की रेजिस्टेंस की वैल्यू और सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू पता है, तो आसानी से इस कंप्लीट वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम किसी भी सर्किट के किसी भी एलिमेंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का रूल का फॉलो करते हुए हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज इज ऑलवेज डिवाइडेड इन सीरीज फॉर्म बट करंट इज डिवाइडेड इन पैरेलल फॉर्म। ठीक है, तो जब भी पैरेलल सर्किट पढ़ोगे उसमें करंट डिवीजन होगा और जब भी सीरीज सर्किट पढ़ोगे उसमें पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन और सीरीज सर्किट में ऑलवेज क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं पर ये रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, वो काम आता है, इस कारण मैं यहाँ पर ले लिया। आपके सिलेबस में कईयों रूल्स है, कईयों थ्योरम्स है जो स्पेशली मेंशन नहीं है, बट किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट की एनालिसिस करने के लिए हमें उसे पढ़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसमें कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए मैं पैरेलल वोल्टेज डिवाइडर की एक अगर न्यूमेरिकल करा दूं, सपोज, चलो मैं करा देता हूं आपको, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होंगे उसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, चलो एक सर्किट दिया है। ठीक है, एक सर्किट दिया है, यहाँ पर एक आपका प्लस माइनस 12 वोल्ट का है, एक बैटरी है। ठीक है, इस 12 वोल्ट के बैटरी के साथ में एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2 और तीसरा रजिस्टर है R3। ठीक है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका इस पॉइंट को दे दिया है क्वेश्चन वाला B, इसको दे दिया क्वेश्चन वाला C और इसको दे दिया है D। इसको उन्होंने R1 माना, इसको उन्होंने R2 माना है, इसको उन्होंने R3 माना है। ये 4 ओम है, ये 3 ओम है और ये क्या है 1 ओम। ये ओम में है। जब तक वहाँ पर स्पेशली मेंशन नहीं रहेगा तब तक आप अपने तरफ से किसी को भी किलो मेगा मत लेना। ठीक है, ये सर्किट है। ठीक है, 3 रजिस्टर्स है। क्वेश्चन वाले ने इस R1 के क्रॉस वोल्टेज को V1 मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन वाले ने इसको V2 मेंशन कर दिया है। ठीक है, और इस CD के बीच R3 के वोल्टेज को उन्होंने क्या दे दिया है, V3 दे दिया। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 12 वोल्ट बैटरी विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि इस 12 वोल्ट के बैटरी के कारण हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, मतलब R1 में कितने होंगे, R2 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, R3 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, इसी को निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकालो। अगर आपको मेंशन नहीं किया और मान लिया जाए सपोज ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो आप देख सकते हो कि R1, R2 और R3 ये बाहर में वायर टाइप का निकाला हूँ, वो सिर्फ नोड को डिफाइन करने के लिए। जब तक ये किसी अनदर एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं रहेगा ना, सर्किट का नेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल वायर निकाल के खुला छोड़ दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये देख सकते हो सर्किट में कि R1, R2 और R3 3 रजिस्टर है, वो तीनों आपस में सीरीज में है। कैसे पता चला सीरीज में, तो जब भी किसी एलिमेंट के 2 एलिमेंट का एक टर्मिनल बस जुड़ा हो तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। तो R1, R2 और R3 का सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल बस जुड़ा है,
बाकी सेकेंड जो टर्मिनल किसी अनदर पॉइंट से जुड़ा है, तो ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में। क्लियर है। तो R1 R2 R3 सीरीज में है और इन तीनों सीरीज के साथ में एक 12 वोल्ट का बैटरी है। क्वेश्चन ने R1 के क्रॉस वोल्टेज को V1 माना है, क्वेश्चन वाले ने R2 की वोल्टेज को V2 मान दिया, R3 की वोल्टेज को उन्होंने V3 मान दिया। क्वेश्चन वाले ने पूछ दिया है कि R1 में वोल्टेज की वैल्यू क्या होंगे, उस R2 पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा और उस R3 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा। तो इसी को देखते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस R1 इज V1, ठीक है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, V1, एंड दिस V1 विल बी फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर रूल, सोर्स वोल्टेज 12 वोल्ट सोर्स वोल्टेज इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस जिसका वोल्टेज निकाल रहा है, जिसमें वोल्टेज निकाल वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो ये 12 वोल्ट सोर्स वोल्टेज है और हम क्या निकाल रहे हैं, इस V1 को निकाल रहे हैं। तो दिस वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस मतलब 4 डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तो 12 होगा इनटू उसका रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मतलब 4 + 3 + 1 होंगे, ऐसा 4 + 3 + 1 होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और ये वोल्ट की वैल्यू क्या है, वोल्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 इज V1 इक्वल टू 12 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 3 + 1, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाई 8, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। तो उस पर्टिकुलर R1 जो रजिस्टर है उस पर डेवलप्ड जो वोल्टेज है वो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 6 वोल्ट का मिलेगा। अब क्वेश्चन वाले ने सेकेंड पर पूछा है, तो वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस R2 इज V2 होगा और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज 12 है इनटू पर्टिकुलर एलिमेंट का रेजिस्टेंस जहां हमें वोल्टेज निकालना है। तो कहाँ का निकाल रहे हैं, R2 का। तो R2 का रेजिस्टेंस कितना है, 3 डिवाइडेड बाई टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो 4 + 3 + 1 हो जाएगा। ये आपका 3 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 4 + 3 + 1 सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर हुआ, समझ में आया। 36 डिवाइडेड बाई 8 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4.5 वोल्ट के आसपास आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो वोल्टेज अगला है, वोल्टेज अक्रॉस R3 इज V3, R3 के अक्रॉस V3 है, तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज इनटू उसका रेजिस्टेंस जहाँ पर निकाल रहे हैं, तो 1 है डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस 4 + 3 + 1, तो ये 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये है अपन का सर्किट में उस पर्टिकुलर गिवन सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉलो करते हुए कैसे। तो याद ये रखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल है हमेशा सीरीज कनेक्टेड सर्किट के ही केस में होता है, क्योंकि सीरीज के केस में करंट का क्या होता है, हमेशा डिवीजन होता है। तो इसको इसलिए मैं बताया क्योंकि ये कंसेप्ट है, आगे काम आएगा कहीं ना कहीं पर, किसी सुपरपोजिशन थ्योरम को फुल अप्लाई करते समय, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ही है सिर्फ आपके सिलेबस में। नेटवर्क एनालिसिस में जाओगे तो उसमें और अलग अलग थ्योरम से कहीं ना कहीं पे काम आएगा ही आएगा। तो सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट्स में हमेशा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज डिवाइडेड होता है, बट करंट की नेचर है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये है बेसिक थ्योरी कंसेप्ट के साथ मैंने एक न्यूमेरिकल लिया। करंट डिवीजन का न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।